डिसाइपल्स ऑफ हेनीमैन सर। हेनीमैन सर को सादर नमन। डॉक्टर जेटी कैंट सर को सादर नमन। डॉक्टर आर एन भार्गव सर को सादर नमन। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर सर को सादर नमन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मियाज्म ऑन मेंटल प्लेन। फिजिकल प्लेन पर यानी बॉडी के लेवल पे मियाज्म को हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जिसका वीडियो अपलोड हो गया है। और आज हम इस माइंड के लेवल पर मियाज्म को 4 वीडियोस में समझेंगे। तो ये पहला वीडियो है और इसमें हम बेसिक्स समझेंगे मियाज्म को, कैसे हम पहले मियाज्म को समझें, फिर उसको हम सूरा का माइंड, सिफिलिस का माइंड, साइकोसिस का माइंड, इस तरह से माइंड के लेवल पर मियाज्म को समझेंगे। तो आवर जर्नी थ्रू मटेरियल बॉडी इज ओवर, नाउ वी एंटर द माइंड, द सेल एंड मियाज्म। सेलुलर लेवल पर हम मियाज्म को कैसे समझें, और एक सेल का जो माइंड है वो क्या होता है, सेल का जो फिजिकल पार्ट है वो क्या होता है, इसको भी हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो मियाज्म को समझने के लिए हमको फिजियोलॉजी की बहुत जानकारी होनी चाहिए, हमको अच्छे से किसी भी ऑर्गन की और जिस पर डिजीज़ है या पूरी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उसको ढंग से पढ़ा होना चाहिए। पैथोलॉजी का मतलब डिजीज़ की जो जानकारी है वो हमको प्रॉपर होनी चाहिए। और जेनेटिक्स हमको बहुत समझ में आनी चाहिए, जेनेटिक्स को हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, किस तरह से हमारे जीन्स, हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से कैरी होती है। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के किस तरह से हमको इवॉल्व होना है और कहाँ पर हमारा एवोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दोस्तों ये जेनेटिक्स और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमारे को, हमारी पूरी ह्यूमन जनरेशन और पूरी ह्यूमन रेस के लिए इम्पॉर्टेंट है समझना। क्योंकि हेनीमैन सर ने हमको बताया है कि जो मियाज़्म है वो ह्यूमन रेसेस को ख़राब करता है, उससे पूरी ह्यूमन रेसेस अफेक्ट हुई हैं। तो इसलिए जेनेटिक्स और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का समझना बहुत ज़रूरी है। फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द नॉर्मल फंक्शंस, यानी कि फिजियोलॉजी के अंदर हम जो हमारी पूरी बॉडी है, जो ऑर्गन्स हैं, जो सेलुलर लेवल पर है, तो हम उसके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स फ्रॉम सेल एंड मॉलिक्यूल्स टू ऑर्गन्स एंड एंटायर सिस्टम। तो हमको पूरे सिस्टम की, उसके सेलुलर लेवल तक उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को समझ में आना चाहिए। पैथोलॉजी में हम स्टडी ऑफ डिजीज़ करते हैं, तो बीमारी की पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए। पैथोलॉजी के लिए हनीमैन सर हमको एफोरिज्म 3 के अंदर बताते हैं, द फिजिशियन शुड डिस्टिंक्टली अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कंडीशन, व्हाट इज़ क्योरेबल इन डिजीज़ इन जनरल। तो अगर हम पैथोलॉजी में कोई बीमारी पढ़ते हैं तो उसका एक अपना तरीका है वो, उसमें बीमारी का पैथोलॉजी में। लेकिन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कैसे समझना है कि उस बीमारी के अंदर क्या डिस्टरबेंस है, जिस डिस्टरबेंस को हमको क्योर करना है, और उसको क्योर होने के बाद पूरी डिजीज़ ठीक हो जाएगी। तो बिल्कुल पिन पॉइंट पर हमको उस डिजीज़ को समझना होगा। और इसके लिए जब हेनीमैन सर ने हमको मियाज्म दिया, तो हम पैथोलॉजी को किस तरह से मियाज्मेटिक लेवल से समझेंगे, जिससे कि फिर हमको पेशेंट को ठीक करने में आसानी होगी। तो एफोरिज्म 3 हमको डिजीज़ के बारे में जानने के लिए कहता है। तो एक एग्जाम्पल लेकर के हम डिजीज़ को देखते हैं कि कैसे हम किसी भी डिजीज़ को मियाज्म के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जॉन्डिस को समझते हैं। जॉन्डिस की जो फिजियोलॉजी है वो क्या है कि हमारी आरबीसीज जो होती हैं उनकी लाइफ स्पान होती है 120 डेज़ की। तो आरबीसीज जो लिवर की कफ़र सेल्स होती हैं, वो कफ़र सेल्स जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसको ब्रेक डाउन करती हैं। तो जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है तो हीम और ग्लोबिन दो पार्ट में ब्रेक डाउन होता है हीमोग्लोबिन का। तो जो ग्लोबिन है वो अमीनो एसिड्स बनाने के लिए चली जाती है, और जो हीम पार्ट है उसका फिर दो पार्ट में डिस्ट्रक्शन होता है, ब्रेक डाउन होता है, आयरन में और बिलिरूबिन में। तो जो आयरन है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है बोन मैरो के लिए, और बोन मैरो से फिर वो आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये जो आरबीसी की जो लाइफ साइकिल है इस तरह से पूरी होती है, और फिर इस तरह से ये फिजियोलॉजी चलती रहती है। अब जो बिलिरूबिन है, वो बिलिरूबिन लिवर के अंदर एक प्रोसेस होता है कंजुगेशन का, उस कंजुगेशन के थ्रू बाइल में कन्वर्ट होकर गॉल ब्लैडर में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो बेसिकली जॉन्डिस में होता क्या है कि ये जो कंजुगेशन का प्रोसेस है जो लिवर के अंदर होता है ये अफेक्ट होता है। तो जॉन्डिस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है।
तो एफोरिज्म 3 के हिसाब से अगर हम जॉन्डिस के किसी पेशेंट को देखते हैं और उसके बिलरूबिन लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हमको ऐसी दवाई नहीं दे रही है जो उसके बिलरूबिन के लेवल को कम करे। हमको ऐसी दवाई का चुनाव करना है जो दवाई इस प्रोसेस को ठीक करे, उसकी जो मेटाबॉलिक लिवर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुई है उस डिस्टर्बेंस को वो ठीक कर ले। तो तभी फिर वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक होगा। और हमको समझना होगा कि किस कारण से ये प्रोसेस उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है। तो jaundice, also known as hyperbilirubinemia, is defined as yellow discoloration of the body tissue resulting from accumulation of excess bilirubin. तो ये हमको बॉडी के ऊपर दिखाई देगा इसका इफेक्ट कि बिलरूबिन का लेवल बढ़ गया है, वो एक्सेस में है। और डिपोजिशन ऑफ बिलरूबिन हैपन्स ओनली व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ बिलरूबिन एंड दैट इंडिकेट इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन। और अगर डिपोजिशन हो रहा है बिलरूबिन का बॉडी के अंदर, तो उसका कारण ये है कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और उसका एक्सक्रीशन कम हो रहा है। तो ये एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है। इस मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को हमको ठीक करना है, ना कि हमको बढ़े हुए बिलरूबिन के लेवल को ठीक करना है। तो ये हमको बताता है कि जो एक्यूमुलेशन एक्सेस हो रहा है ये साइकोसिस है, ये साइकोटिक है। क्योंकि हम पहले फिजिकल प्लेन पर समझ चुके हैं कि सोरा के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा और साइकोसिस के अंदर एक्यूमुलेशन एक्सेस जो प्रोडक्शन है, डिपोजिशंस, ये सारी चीज़ें साइकोटिक की हैं। तो जॉन्डिस को हमको इस तरह से समझना है कि उसके अंदर मियाज्म कौन सा है जॉन्डिस में। जब जॉन्डिस के हम कॉजेस को समझते हैं पैथोलॉजी से, तो एक कॉज हमको प्री हिपेटिक कॉज मिलता है। प्री हिपेटिक मतलब लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे पहले प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है, जो आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है, जो ब्रेकडाउन है, वो रैपिड हो जाता है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है और आरबीसी बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होने लगती हैं। यानी कि उनका जो लाइफ स्पान 120 डेज है वो उससे पहले ही ब्रेक डाउन होने लगता है। तो इसको हम लोग हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। और चूंकि ब्रेक डाउन बहुत जल्दी हो गया है, फास्ट स्पीड हो गई है, इसलिए ये सिफिलिटिक मियाज्म को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सिफिलिस है। तो हमको इस सिफिलिस को उसकी पूरी लाइफ में और उसके जो इवेंट्स हैं, डिस्ट्रेसिंग इवेंट, उनमें ढूंढना होगा, तभी फिर जा करके हम इस हेमोलिटिक एनीमिया को ठीक कर पाएंगे। जॉन्डिस जो हेपेटिक ओरिजिन की है उसमें इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल हो सकता है, एचआईवी का हो सकता है, वायरल हो सकता है। तो इस इन्फेक्शन को हम लोग जब देखते हैं तो इसमें अगर इस किसी तरह का इन्फेक्शन है तो ये साइकोसिफिलिटिक पार्ट है। क्योंकि अगर वायरल इन्फेक्शन है, बहुत फास्ट स्पीड है। अब यहाँ पर हेपेटिक जो ओरिजिन की है इसमें स्पीड डिपेंड करेगी कि किस स्पीड से वो डिजीज़ बढ़ रही है। अगर बहुत हाईली प्रोग्रेसिव हो रही है तो सिफिलिस की तरफ बढ़ रही है, इसलिए इसमें साइकोसिफिलिटिक मियाज्म होगा। पोस्ट हेपेटिक जो कॉज है इसका, जिसमें बाइल डक्ट का ब्लॉकेज हो जाता है। तो ब्लॉकेज किसी भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन को शो करता है, ब्लॉकेज। तो ये भी एक साइकोसिफिलिटिक है। बाइल का पहले इसमें एक्यूमुलेशन हुआ और ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, जिसकी वजह से पूरी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है। तो इस तरह से हमको किसी भी डिजीज़ में उसकी जो डेफिनेशन है उसमें हमको मियाज्म को ढूंढना होगा। जो पैथोलॉजी में उसके बारे में जो डिटेल्स दी हैं, उन डिटेल्स में हमको हर स्टेज को समझना होगा कि वो डिज़ीज़ किस किस स्टेज में और कैसे कैसे सिम्टम्स करती है और उसमें किस तरह का मियाज्म है। अब हम मेडिसिन को देखते हैं। जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस से रिलेटेड जो मेडिसिन है वो हमको रूब्रिक मिलता है स्किन डिस्कलरेशन येलो के अंदर मेडिसिन मिलती हैं। तो इसमें वेजिटेबल किंगडम की, मिनरल किंगडम की और एनिमल किंगडम की, तीनों किंगडम की मेडिसिन हैं। इन मेडिसिन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। एफोरिज्म 3 में हैनीमैन सर हमको बताते हैं कि रेमेडी वेल मैच विद रिगार्ड टू देयर काइंड ऑफ एक्शन, यानी कि उनका स्फीयर ऑफ एक्शन हमको पता होना चाहिए। तो अब हम इसमें वेजिटेबल किंगडम, मिनरल किंगडम और एनिमल किंगडम हमको स्पीड ऑफ द मेडिसिन बताता है कि किस तरह की डिजीज़ है, उसकी स्पीड के अनुसार हम चीज़ों को मेडिसिन को चुनाव करें। और फिर उस मेडिसिन के मोड ऑफ एक्शन को देखें कि वो मेडिसिन लिवर में किस लेवल तक की डिजीज़ को क्रिएट करती है। यानी कि एकोनाइट का क्या एक्शन है, स्फीयर ऑफ एक्शन, चिलीडोनियम लिवर में क्या करती है, चाइना लिवर में क्या करती है, कार्डोस लिवर में क्या करती है, क्रोटलस हॉरिडस का क्या स्फीयर ऑफ एक्शन है लिवर के ऊपर, लेकेसिस का क्या एक्शन है। उसके साथ साथ हम उस दवाई के अंदर और उस पेशेंट के अंदर और भी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमको इस दवाई को सटीक तरीके से सेलेक्ट करने में हेल्प करेगी। तो इस तरह से हम लोग पैथोलॉजी के अंदर मियाज्म देखेंगे। यानी कि जो मियाज्म हैनीमैन सर ने बताया है वो हम पैथोलॉजिकल डिजीज़ को ठीक करने के लिए बहुत यूज़फुल है। उसके बिना पैथोलॉजिकल कंडीशंस का ठीक होना ठीक प्रॉपर ठीक नहीं हो पाती हैं वो, अगर हम मियाज्म को इंटरप्रेट करके पेशेंट को मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो। जेनेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? जेनेटिक्स हमको हमारे इन्वायरमेंट
जो है, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उसका हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है और हमारी हेल्थ को वो कैसे अफेक्ट करता है, ये हमको जेनेटिक्स से पता लगता है। तो जेनेटिक्स क्या करती है? इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सब कुछ, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, उनमें जो वेरिएशंस हैं उनको हमको जेनेटिक्स बताती है। फोकसिंग ऑन हाउ ट्रेड्स एंड कंडीशन आर पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। तो जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स ने क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र करी हैं पेरेंट्स ने अपने ऑफ स्प्रिंग्स में, वो हमारे जीन्स और डीएनए के ऊपर डिपेंड है। तो द फील्ड एक्सपोजर द इंटरेक्शन ऑफ जीन विद ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट टू इन्फ्लुएंस। तो एक दूसरे के साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ, या इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, ये हमारे जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कई सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो बचपन से ही कहते हैं कि इनको कुछ तकलीफ़ें, कुछ ना कुछ बीमारी इनको बनी रहती है। कभी जुकाम खांसी हो जाएगा, कभी कुछ ना कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स इनको बनी रहती हैं। तो इसमें क्या है कि हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि पेरेंट्स से उसने क्या ऐसी चीज़ को ट्रेन कंडीशन को लिया जो उनको ये पैदा होने के बाद से बीमारी बार बार हो रही है। अब कुछ लोग होते हैं इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में आने से, जरा सी हवा लग गई उससे सेंसिटिव हो गए, उससे उनको तकलीफ हो गई, रूम से बाहर निकले, घर से बाहर निकले। तो इस तरह से इन्वायरमेंट, सर्दी गर्मी का मौसम, चेंज ऑफ वेदर का जो कंडीशंस हैं, इस तरह से जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनको हम जेनेटिक्स से, उनके पेरेंटल हिस्ट्री से और उससे समझेंगे, तब फिर वो जा कर के अपनी इन सेंसिटिविटीज़ से उनको राहत मिल सकती है और तभी वो ठीक हो पाएंगे। तो जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंस, हमारे एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, इसको समझने के लिए। इवोल्यूशन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स सच एंड प्लांट एंड एनिमल चेंज एंड डेवलप ओवर मैनी जनरेशंस। अगर हम रेगुलरली इवोल्यूशन के प्रोसेस में रहेंगे, तो फिर हम अपने जो जनरेशन्स हैं, यानी कि ये इवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो हमारे जेनेटिक्स पर, जीन्स पर, डीएनए पे पड़ता है। तो जैसे जैसे हम चेंज होंगे, डेवलप होंगे, तो फिर वो जो ट्रेंड्स हैं, उन ट्रेंड्स को हम जनरेशन टू जनरेशन जो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमको देखना होगा कि इवोल्यूशन अगर हम नहीं होंगे, इवॉल्व अगर हम नहीं होंगे, तो फिर ये इनहेरिटेंट जो ट्रेंड्स हैं उनको हम जनरेशन टू जनरेशन पास करते चले जाएंगे। तो इवोल्यूशन को हमको अपनी लाइफ में भी ऐड करना होगा, और पेशेंट में हमको इसको ये देखना होगा कि कहाँ पर उसका इवोल्यूशन रुका हुआ है, कहाँ वो चीज़ों से इवॉल्व नहीं हो पा रहा है, अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा है, वो डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल्स चेंज एंड डेवलप ओवर मैनी जनरेशंस। तो जैसा कि हम लोगों ने इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ा है, डार्विन थ्योरी पढ़ी है, तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज होते चले गए, वैसे वैसे प्लांट्स और एनिमल्स को उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ा। और जब वो चेंज हुए तो जो उनकी आने वाली जनरेशन्स थी वो डेवलप्ड हो गई। जैसे जिराफ का एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि उसकी गर्दन पहले छोटी थी, नेक उसकी, फिर उसकी नेक लंबी हो गई, फिर उसके बाद लंबी नेक के ही लोग वो जो जिराफ थे वही डेवलप होने लगे। तो इस तरह से हमको इस इवोल्यूशन को समझना होगा, और इस इवोल्यूशन के प्रोसेस को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और पेशेंट में ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है और डेवलप नहीं कर पा रहा है, और कहाँ पर वो जो चीज़ें हैं उसकी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो दिस हैपन्स बिकॉज जेनेटिक वेरिएशंस अराइजेज, अगर इवॉल्व होंगे तो जेनेटिक वेरिएशंस अराइज होंगे, एंड नेचुरल सिलेक्शन फेवर ट्रेट्स हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोडक्शन। तो हमारे सर्वाइवल के लिए इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम सर्वाइव होना चाहते हैं, और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत यूज़फुल है। बेटर इन देयर इन्वायरमेंट पासिंग दोज यूज़फुल ट्रेट्स ऑन देयर ऑफ स्प्रिंग्स। तो इस इवोल्यूशन को हम लोग समझेंगे कि अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं, जो कि हमारा सेल का और हमारा सबसे पहला पॉइंट है, या सबसे पहली चीज़ है कि लाइफ जो है सबसे पहले सरवाइव करना चाहती है। लाइफ जो है दो पॉइंट्स के बीच में है, एक सर्वाइवल और डेथ। तो लाइफ ऑलवेज सरवाइव करना चाहती है, तो उसके लिए हमको इवॉल्व होना पड़ेगा। और इस इवोल्यूशन को हम लोग पहले लॉ ऑफ इवोल्यूशन से समझ चुके हैं, एक बार फिर समझते हैं। लॉ ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है? नो वन कैन इवॉल्व विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफॉर्म किए बिना इवॉल्व नहीं हो सकता। इवॉल्विंग कंसिस्ट ऑफ टेकिंग डिफ़िकल्टीज एंड लर्निंग फ्रॉम देम। तो ये हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी, उन डिफ़िकल्टीज़ को हमको लेना है और उनसे लर्न करना है, उनसे हमको चीज़ों को सीखना है, तभी हम इवॉल्व हो पाएंगे। और अगर हमने उन डिफ़िकल्टीज से कुछ सीखा नहीं और उसी में हम उलझे रहेंगे, तो फिर हम इवॉल्व नहीं हो पाएंगे।
इवोल्यूशन के 3 करेक्टर हैं। कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए बैड करेक्टर क्या है? अनफीलिंग। हम सबसे पहले अनफीलिंग में चले जाते हैं। तो जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो उससे अनफीलिंग में नहीं जाएंगे। दूसरी सिचुएशन है इसकी गुड करेक्टर, जो सेंसिटिव है। हम सेंसिटिव हो जाते हैं, जैसे किसी ने हमसे कुछ ऑफेंडेड वर्ड्स कहे या कोई बात कही तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं। तो सेंसिटिव गुड करेक्टर है। लेकिन सबसे वाइज करेक्टर है डिसेंसिटाइज, कि अब हमको उसकी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम इवॉल्व हो गए। तो वाइज करेक्टर डेवलप होगा इवोल्यूशन के बाद, जिसमें हमारी लाइफ और सर्वाइवल हमारा बढ़ जाता है। तो डिसेंसिटाइज स्टेज हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। equivalent to the internal process of moving from innocence to ignorance to wisdom। तो हमको कहाँ से इनोसेंस थे हम बचपन में, उसके बाद हम बहुत सार जब मध्य उम्र में आए तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने लगे। लेकिन इग्नोरेंस से अब हमको विजडम की ओर बढ़ना होगा, तभी हम अपने आप को इवॉल्व कर पाएंगे। और जब हम पेशेंट की पूरी लाइफ को समझते हैं, उसको बचपन से लेकर के उसकी पूरी जब हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें यही देखते हैं कि कब उसकी लाइफ में वो अनफील हुआ, यानी कि कब उसकी लाइफ में क्या ऐसा इंसिडेंस हुआ जिससे वो अनफीलिंग में चला गया। फिर वो कब सेंसिटिव होना शुरू हुआ और उसके बाद वो इवॉल्व नहीं हो पाया। और इसको हमको उसकी लाइफ में समझेंगे, तब फिर हम उसके मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट उसको प्रॉपरली दे पाएंगे। अब ये जो इवोल्यूशन है वो करता क्या है? लॉ ऑफ इवोल्यूशन के थ्रू इट ऑपरेट्स बाय ब्रिंगिंग अपोजिट टुगेदर। तो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो जब भी आती हैं जब कोई अपोजिट सिचुएशन जो हमने सोच रखी है उसके अपोजिट सिचुएशन अगर लाइफ में कोई आती है, तो वो आती इसीलिए है कि वो हमको इवॉल्व करना है। यूनिवर्स रेगुलरली हमको इवॉल्व करना चाहता है। तो इवोल्यूशन के लिए वो सिचुएशन आई है, लेकिन हम उस डिफ़िकल्टी से कुछ लर्न नहीं करते और उस डिफ़िकल्टी से हम जूझते रहते हैं। तो फिर यहीं से डिजीज़ अराइज होती हैं, जो कि अनफीलिंग में चले जाते हैं हम उस सिचुएशन से, और फिर उससे इवॉल्व नहीं हो पाते। कबीरदास जी हमको इसको समझाते हैं कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो इसका अर्थ है कि जो हमारी निंदा करने वाले हैं उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियों को बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। तो स्वभाव का जैसा कि डिस्पोजिशन जिसको हम कहते हैं, तो जानते हैं कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में इस डिस्पोजिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है दवाई के सिलेक्शन में। इस डिस्पोजिशन के बेस पर ही हम मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं। तो जब हम उसकी पूरी लाइफ को समझते हैं बचपन से लेकर के, और जब तक वो डिजीज स्टेट में गया है कोई भी पेशेंट, तो हम उसके डिस्पोजिशन को ही समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से ये डिस्पोजिशन उसका अफेक्ट होना शुरू हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ये डिस्पोजिशन की कुछ डिजीज़ देने वाले लोअर इमोशंस हैं, जिसमें प्राइड, एंगर, डिज़ायर, फियर, ग्रीफ, अपैथी, गिल्ट, शेम। तो जो अभी कबीरदास जी ने बात करी वो गिल्ट की बात करी, निंदा की बात करी। तो और भी इमोशंस हैं हमारे जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हमको बताता है। जो रिपर्टरी है हमारी जो कैंट सर ने दी है वो हमको इन सारे इमोशंस की डिटेल्स को बताती है। और हमको जाना कहाँ है? हायर इमोशंस में हमको इवॉल्व होकर के जाना है, जिसको हम पहले भी यूट्यूब चैनल पे इमोशंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, इफेक्ट ऑफ वायलेटिंग द लॉ ऑफ इवोल्यूशन, तो सोशल अपसेट्स आएंगे। तो पेशेंट में हम सोसाइट उसके सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस को जब ट्रेस करते हैं तो उनमें अपसेट्स मिलते हैं। रिवेलियन, एनार्की और सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन जो क्रिएट होता है वो यहीं से क्रिएट होता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ को अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो उसकी लाइफ को पूरा हमको समझना होगा, और उसमें इन पॉइंट्स को हमको ध्यान देना होगा कि एडप्टेशन, इवोल्यूशन और सेक्रिफिकेशन, कि कहाँ पर वो अपनी जो लाइफ की सिचुएशंस हैं उनसे अडेप्ट नहीं कर पा रहा है और इवॉल्व नहीं हो पा रहा है, फिर वो अपने सेलुलर लेवल पे सेल के फंक्शंस का उसका सेक्रीफाइस हो रहा है। तो व्हेन द लिमिट्स आर इम्पोज्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस टू बी लिव्ड, वॉर्स, स्ट्राइक, वायलेंसेस जितने भी हैं, घर में वायलेंसेस हैं, उनकी कॉलोनी में वायलेंसेस हैं, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हैं, हेट हैं, और कॉन्फ्लिक्ट व्हेन ह्यूमन कंसेप्ट्स आर इम्पोज। तो अगर हम इस लॉ को वायलेट करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें हमको लाइफ में मिलेंगी। तो पेशेंट को हम जब समझते हैं तो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, जब उसको उसके सारे उसके रिलेशंस को पूछते हैं, सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस को पूछते हैं, तो हमको पता लगता है कि क्या चीज़ अपसेट चल रही है। और इसी से हम लोग एंट्री अपना के पेशेंट की लाइफ के थ्रू जो है एंट्री लेते हैं, और फिर उसके इन जेनेटिक्स को, इवोल्यूशन को, एडप्टेशन को, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अडप्टेशन, इवोल्यूशन एंड सेक्रीफाइस आर द की अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मियाज। किसी भी मियाज को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है
कि अडप्टेशन, इवोल्यूशन और सेक्रीफाइसेस को समझना, कि कहाँ पर पेशेंट अडप्ट नहीं कर पा रहा है, किस सिचुएशन में वो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पा रहा है, यानी कि अनफीलिंग और सेंसिटिव और डिसेंसिटिव स्टेज को हमको समझना होगा, और बॉडी के ऊपर या माइंड के लेवल पे वो अपनी किस चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि लाइफ जो है वो बर्थ और डेथ के बीच का फिनोमिना है, यानी कि बर्थ के बाद जो डेथ का फोर्स है वो लाइफ को कम कर रहा है रेगुलरली। तो मियाज्म का रिलेशन लाइफ के साथ है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम लाइफ के साथ समझने की कोशिश करेंगे, और हैनीमैन सर ने हमको ये बताया है। तो और ह्यूमन बीइंग जो है वो बना है सिस्टम से, बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे पास। उन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स टिश्यूज से बने हैं और टिश्यूज सेल से बने हैं। तो हम जब किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर समझना चाहते हैं तो सेलुलर लेवल से हमको उसको समझना होगा कि उसकी सेल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम उसका अफेक्ट होता है। तो फिर हम उसको सेलुलर लेवल से जब समझते हैं तभी फिर हम उसको मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट प्रॉपरली दे सकते हैं। सेल के तीन फंक्शन हैं। सेल बहुत सारे फंक्शन करता है, लेकिन लाइफ से जुड़े हुए तीन फंक्शन हैं हमारे, कि हम हमारा सबसे पहला है सर्वाइवल, यानी कि लाइफ हमारी सर्वाइव करना चाहती है सेलुलर लेवल से। तो सर्वाइवल हमारा सबसे पहला लाइफ से रिलेटेड फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है जनरेशन। जनरेशन के थ्रू हम अपनी स्पीसीज़ को बचाते हैं, हमारी स्पीसीज़ जनरेट करके आगे बढ़ती रहे, ये लाइफ जिससे आगे प्रोग्रेस करती रहे। और सेल्फ डिफेंस इम्यून सिस्टम है, ये हमको बाहरी किसी भी उससे बचाने में, हमारा एक इम्यून सिस्टम है जो हमको बचाने के लिए हेल्प करता है। तो लाइफ के तीन ही फंक्शन है, सर्वाइव करना, अपनी लाइफ को जनरेट करके आगे बढ़ाना जो लाइफ का प्रोसेस है, और उसको बचा के चलना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचाना, सेल्फ डिफेंस करके उसको बचाना। तो ये हमारी लाइफ से रिलेटेड तीन सिचुएशंस हैं, और जिस तरह से ये तीन सिचुएशन है उसी तरह से फिर हमारे पास तीन मियाज़ में है। तो मियाज़्म क्या है? डिफेंस ऑफ लाइफ। मियाज़्म से हम किसको बचा रहे हैं? लाइफ को बचा रहे हैं। तो मियाज़्म जो हैनीमैन सर ने हमको बताया वो लाइफ से रिलेट करके, जब हम पेशेंट की लाइफ से रिलेटेड करके उसको समझने की कोशिश करेंगे तभी हम मियाज़्म को समझ सकते हैं। मियाज़्म में होता क्या है? सेल सेक्रीफाइस इट्स फंक्शंस इन इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज़। जब कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट आता है तो लाइफ अफेक्ट होती है, और लाइफ अफेक्ट होने के बाद सेल के अंदर सेक्रीफाइस शुरू होता है उसके फंक्शंस का। तो तीन फंक्शंस बेसिकली हम लोगों ने समझे, जिसमें सर्वाइवल, जनरेशन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो इन तीनों फंक्शनों की जो डिटेल्स है वो हम लोग फिजिकल प्लेन पे पिछली क्लास में समझ चुके हैं, और अब हम एक एक करके इनको मेंटल प्लेन पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इनिमिकल एजेंसीज ऑफ लाइफ जो हैं वो, जैसे हम लोग एफोरिज्म जब पढ़ते हैं तो इनिमिकल एजेंसीज का जो प्राइमरी एक्शन है वो वाइटल फोर्स के ऊपर होता है। फिर वाइटल फोर्स जो एक्शन करता है उसको सेकेंडरी एक्शन कहते हैं, और सेकेंडरी एक्शन में वो तीन तरह से बिहेव करता है। कि सबसे पहला तो वो लाइफ की जो इनिमिकल एजेंसी हैं, जब उनका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा तो वो सेंसिटिव होगा। तो जो सेंसिटिविटी है वो सो रहा है, कि लाइफ में वो कब सेंसिटिव हुआ इसको हमको समझना होगा। और दूसरा जो है, जब वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो फिर जब लाइफ के लिए एक इनसिक्योरिटी डेवलप होती है सेल को, कि लाइफ ख़त्म ना हो जाए, सेल की डेथ ना हो जाए, इसलिए फिर एक फियर डेवलप होता है। और फियर में वो बिल्डअप करना शुरू करता है, उस फियर से, उस इनसिक्योरिटी से बचने के लिए सेल वॉल के अंदर चेंजेस होते हैं। सेल वॉल स्ट्रांग होने लगती है, तो उसके अंदर फिर डिपोजिशंस और एक्यूमुलेशन शुरू होते हैं, तो फियर से बचने के लिए। तो जो भी डिजीज़ साइकोसिस की हैं उसके अंदर हम सेल का जो सेकंड फंक्शन है, जिसमें वो एक्सेस डिपोजिशन और उसके अंदर एक्सेस फ्लूइड का प्रोडक्शन जो हो रहा है, कोई भी जो उसकी इनसिक्योरिटी की वजह से हो रहा है, तो इसको हम लोग सेकंड फंक्शन जनरेशन में समझेंगे। और थर्ड फंक्शन इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी में जब उसको लगता है कि सेल्फ का डिस्ट्रक्शन, जो सेल है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो फिर वो इम्यून सिस्टम से हेल्प करती है, और जो उसमें सेल का फिर डिस्ट्रक्शन हमको देखने को मिलता है, तो ये फिर सिफिलिस है। तो इस तरह से वाइटल फोर्स का जो सेकेंडरी एक्शन है ये हमको हैनीमैन सर ने और नॉन ऑफ मेडिसिन में बताया है। तो सेल के तीन फंक्शन है। तो अगर सबसे पहला फंक्शन उसका जो सर्वाइवल का है वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन है, अगर ये अफेक्ट होगा न्यूट्रिशन ऑक्सीजन तो इन्फ्लेमेशन आएगा जो सोरा में मिलेगा। सेल डिवीजन अफेक्ट अगर होगा तो साइकोसिस में जनरेशन का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, और इम्यूनिटी अगर होगी तो सेल का लॉस होगा, ये हमको सिफिलिस मिलेगी देखने को। तो अब हम सेल के
माइंड के अंदर घुसते हैं कि सेल का माइंड आखिर कहाँ पर होता है, और सेल का माइंड होगा तो वो किसी भी ह्यूमन बीइंग का माइंड होगा। तो हम अगर सेल के माइंड को समझना चाहते हैं तो फिर हमको उसके जेनेटिक सिस्टम को समझना होगा। तो उसको हम समझेंगे। एफोरिज्म 63 में हनीमैन सर हमको बताते हैं कि एवरी ड्रग लाइक अदर एवरी अदर इन्फ्लुएंस अफेक्टिंग वाइटेलिटी। तो जो अभी हम लोगों ने ग्राफ में देखा कि हमारी वाइटेलिटी को अफेक्ट करने वाला कोई इन्फ्लुएंस या फिर कोई ड्रग, वो करती क्या है? ऑल्टर द हार्मनी ऑफ वाइटल फोर्स मोर और लेस एंड प्रोड्यूस ए सर्टेन चेंजेस इन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द बॉडी फॉर ए लॉन्गर और शॉर्टर स्पेस ऑफ टाइम। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इफेक्ट, यानी वाइटल फोर्स के ऊपर किसी ड्रग का या किसी हर्टफुल इन्फ्लुएंस का जब इफेक्ट होगा तो फिर वाइटल वो प्राइमरी इफेक्ट है। ऑल्दो प्रोडक्ट ऑफ ड्रग एंड वाइटल फोर्स इज प्रोबेबली ड्यू चीफ एक्शन ऑफ द ड्रग। तो जो वाइटल फोर्स के ऊपर जो पहला प्राइमरी एक्शन है वो किसी इन्फ्लुएंस का और उस ड्रग का है। अब उसके बाद अगर वो इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा, वो इन्फ्लुएंस की सीवियरिटी बढ़ती चली जाएगी, तो फिर वाइटल फोर्स रिएक्ट करेगी। और वाइटल फोर्स बाय मींस ऑफ इस एनर्जी एंडेवर टू अपोजिट दिस इफेक्ट। अब वाइटल फोर्स को अपोज करेगी। तो ये जो वाइटल फोर्स का जो अपोजिशन है, ये इसका जो रिएक्शन है, यहीं से मियाज्म शुरू होता है। द रिजल्टिंग कंजर्वेटिव रिएक्शन इज एन ऑटोमेटिक एक्टिविटी ऑफ द वाइटल फोर्स एंड इज कॉल्ड आफ्टर इफेक्ट और काउंटर इफेक्ट। तो जो वाइटल फोर्स काउंटर इफेक्ट कर रही है, तो पहले वाइटल फोर्स सेंसिटिव होगी, उसके बाद जब वाइटल फोर्स के ऊपर वो सेंसिटिविटी का जो प्रेशर है, जो इन्फ्लुएंस का जो इम्पैक्ट है, वो अगर बढ़ता जाएगा तो फिर वो एक इनसिक्योरिटी में आएगी कि कहीं कोई ऑर्गन डैमेज ना हो जाए या फिर कोई पर्सन की उसकी डेथ ना हो जाए। तो जब ये इनसिक्योरिटी आएगी तो फियर डेवलप होगा, और फियर की वजह से फिर हमको सेकंड फंक्शन जो जनरेशन का है वो अफेक्ट होता हुआ मिलेगा। अगर वो इम्पैक्ट इस पर भी नहीं रुकता है तो फिर वो उस बॉडी के उस पार्ट को या उस ऑर्गन को एक को सेक्रीफाइस कर देगी और पूरी होल लाइफ को बचाती है। तो ये हम लोग ऑर्गनॉन में पढ़ते हैं, इस तरह से हमारी वाइटल फोर्स काम करती है। और ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है कि स्टेट दैट एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो नेचर से रिलेटेड है, और हमारी साइंस भी नेचर के साथ रिलेट है। It means that our vital force or the force which pervade our cell and tissue and whole being in its own intelligent way is trying to save our life। तो जो वाइटल फोर्स की जो इंटेलिजेंसिया है वो हमारी लाइफ को बचाने के लिए है। किस तरह से वो बॉडी के ऊपर डिजीज को जो प्रोड्यूस कर रही है जिससे कि हमारी लाइफ बची रहे, और वो सेल के फंक्शन को सेक्रीफाइस करके हमारी लाइफ को बचा रही है। तो एफोरिज्म 74 में हनीमैन सर हमको बताते हैं किस तरह से ये हमारी लाइफ को बचाती है। कि ड्यूरिंग दिस एग्जॉस्टिंग और डिलीटीरियस ट्रीटमेंट, या तो सेल के ऊपर कोई एग्जॉस्टिंग और डिलीटीरियस ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, या फिर ऐसा कोई हर्टफुल इन्फ्लुएंस है जो लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, जो वाइटल फोर्स को अफेक्ट कर रहा है, द वाइटल फोर्स इज कंपेल्ड। अब वाइटल फोर्स कंपेल्ड हो रही है इन डिफेंस ऑफ लाइफ टू ऑल्टर द एंटायर ऑर्गेनिज्म। तो अगर वो इम्पैक्ट बहुत सीवियर है तो उससे क्या हो रहा है कि वाइटल फोर्स हमारी लाइफ को बचाने के लिए पूरे एंटायर ऑर्गेनिज्म को ऑल्टर करती है। तो ऑल्ट्रेशंस को हम लोग जब पैथोलॉजी की जितनी भी डिजीज़ को धीमे धीमे पढ़ते हैं तो तीन ही तरह के ऑल्ट्रेशंस हमको मिलते हैं। तो हमारे लिए जो पैथोलॉजी है वो हनीमैन सर ने बहुत इजी कर दी है कि हमको हर पैथोलॉजिकल डिजीज़ में तीन चीज़ों को पहचानना है। अकॉर्डिंगली इट डिमिनिश और इंक्रीज द इरिटेबिलिटी और सेंसिबिलिटी ऑफ द पार्ट। अगर किसी पार्ट की सेंसिटिविटी कम हो गई है या उसके अंदर इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी उसकी बढ़ गई है तो इसको सोरा कहते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी का बढ़ना सोरा है। पहले वाइटल फोर्स सेंसिटिव होगी, फिर वो इनसिक्योरिटी में जाएगी, तो इट प्रोड्यूस हाइपरट्रॉफी और एट्रोफी और सॉफ्टनिंग और इंड्यूरेशन इन सर्टेन ऑर्गन्स। तो सेलुलर लेवल पर ये जो मैकेनिज्म है इसमें जनरेशन का जो हमारा फंक्शन है वो अफेक्ट होता है, सेल डिवीजन अफेक्ट होता है। तो या तो हाइपरट्रॉफी होगी उस ऑर्गन की या एट्रोफी होगी, तो इसको हम साइकोसिस कहते हैं। थर्ड में जब इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है रिजल्टिंग इवेंचुअली इन डिस्ट्रक्शन, अगर लगता है कि अब कुछ डिस्ट्रक्शन होने वाला है तो, और एट लीस्ट इन ऑर्गेनिक लीजन, तो या तो कोई ऑर्गेनिक डिफॉर्मिटी हो जाती है ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट की, इसको हम सिफिलिस कहते हैं। तो हो क्यों रहा है? दीज आर द सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ नेचर टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारी लाइफ को बचाने के लिए, ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए ये वाइटल फोर्स हमारा इस तरह का एक्शन ले रहा है अगेंस्ट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन।
तो जिससे कि पूरी तरह से वो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, तो किसी पार्ट की डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाएगी, या फिर वो जो ऑर्गन है वो ऑर्गन सेक्रीफाइस हो जाएगा और पूरी होल लाइफ बच जाएगी। तो अभी हम कुछ केसेस में इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। To which is exposed by constant renewal of aggressive treatment with pernicious substance। तो ये जो डिफेंसेस हैं ये कब होती हैं? या तो कांस्टेंट एग्रेशन किसी ट्रीटमेंट का चल रहा है, या फिर वो जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट है जो लाइफ के ऊपर है वो कांस्टेंट बना हुआ है। तो हम इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ट्रीटमेंट के थ्रू कोई चीज़ डिस्ट्रक्ट हो रही है तो उसको कैसे समझेंगे, और जो अगर लाइफ में जो इनिमिकल एजेंसीज हैं उनके थ्रू हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे। अब क्या करती है वाइटल फोर्स? 201 में एनीमैन सर हमको बताते हैं, व्हेन द सिस्टम इज अफेक्टेड विद सम क्रॉनिक डिजीजेज विच थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय वाइटल ऑर्गन एंड लाइफ। अगर कोई ऐसा इवेंट चल रहा है, कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है जिससे या तो वाइटल ऑर्गन के डैमेज होने के चांसेस हैं या फिर जीवन के एक समाप्त होने के चांस हैं इट्स सेल्फ, एंड विच डज नॉट यील्ड टू स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स ऑफ वाइटल फोर्स अब उसको एफर्ट से वो उसको स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप उसको ठीक नहीं कर पा रही है, वाइटल फोर्स वीक हो चुकी है, तो अब वो फिर वो एक काम करती है, दिस एंडेवर टू क्वाइट द इनर डिजीज। तो वाइटल फोर्स हमारी रेगुलरली हमारे जीवन को बचाने के लिए काम करती रहती है। वो क्या करती है? इनर डिजीज को शांत कर देती है, एंड टू एवर्ट द डेंजर बाय सब्सटीट्यूटिंग एंड मेंटेनिंग अ लोकल डिजीज ऑन सम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर उस डिजीज को प्रोड्यूस कर देगी और अंदर के सारे ऑर्गन्स को और सिस्टम को उसको बचा लेगी। वेदर द इंटरनल डिजीज इज ट्रांसफर्ड बाय द डेरिवेशन। इसको कहते हैं कि इंटरनल डिजीज का जो ट्रांसफर है वो डेरिवेशन के थ्रू वाइटल फोर्स ने बाहर कर दिया। तो हमको इन एफोरिज्म्स को और हेनीमैन सर की टीचिंग्स को बहुत डीपली समझना होगा, तभी हम मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ये एक केस हम लोग देखते हैं। इस केस में ये लोकल प्लेन पर इस बच्ची को तकलीफ है, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। इसमें अल्सर है, पस बह रहा है। तो यानी कि अब हम मियाज़मेटिक अगर उससे इसको इंटरप्रेट करेंगे तो जो हमको सेल का डिस्ट्रक्शन दिख रहा है वो सिफिलिस है, और साइकोसिस इसके साथ मिक्स है। जो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी उस इन्फेक्शन को कवर अप करने की कोशिश कर रही है जो पस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इसमें देखेंगे तो ये जो अल्सर बने हुए हैं ये अल्सर डिस्ट्रक्शन है, सेल का डिस्ट्रक्शन है, और जो पस का फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी ट्राई कर रही है कि उस इन्फेक्शन को बाहर करने के लिए, तो पस फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस केस की डिटेल्स को हम लोग आने वाले वीडियोस में पूरा डिटेल समझेंगे, और इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बच्ची अपनी लाइफ में कब सेंसिटिव हुई, यानी कब इसका सोरा आया, कब ये साइकोसिस में गई और कब ये सिफिलिस में गई। तो इसको जब जब हम इसको पूरी तरह से मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और जब इसको ट्रीटमेंट, ये दो अल्सर थे इसके, जब इसको इस तरह के अल्सर की कंडीशन थी, और जब इसको ट्रीटमेंट मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट दिया तो फिर ये इसकी जो बॉडी ने, वाइटल फोर्स ने इसको हील कर दिया। क्योंकि वाइटल फोर्स के ऊपर से जब मियाज़मेटिक रिएक्शंस उसके हट गए तो फिर वो हील कर गया उसका वुंड। तो इस तरह से वाइटल फोर्स के ऊपर से जब म्याज हट जाता है, वो म्याज़मा की डिफेंस में नहीं आती है, तो फिर वो बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वो हील होने लगती है। ये गैंग्रीन का केस था। अभी हमने पढ़ा सिफिलिस में अगर वाइटल फोर्स को लगता है कि पूरा जीवन खतरे में है तो वो लिटिल को सेक्रीफाइस करके उस पूरी की लाइफ को बचा लेती है। तो इन लेडीज़ का जो ये थम था इसको सेक्रीफाइस कर दिया वाइटल फोर्स ने, और इन होल इनकी लाइफ को बचा लिया। ये पस्चुलर सोरियासिस का केस है। इसमें ये कंडीशन थी इनकी, और फिर ये हो गई। तो हम लोग इनकी लाइफ में देखेंगे कि कब ये सेंसिटिव हुए, फिर कब ये साइकोसिस में गए, कब ये सिफिलिस में गए, सेकंड फंक्शन इनका कब डिस्टर्ब हुआ, और ये फिर कब इम्यून सिस्टम इनका लॉस होने लगा सेल का। तो यानी कि इम्यूनिटी इनकी ख़त्म हुई, यानी कि डिफेंस लिया इम्यूनिटी से सेल ने। तो अभी हम लोगों ने देखा, तो जैसे पैथोलॉजी में अगर हम सुपरेशन को समझेंगे तो सुपरेशन में क्या है, न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन है, इंटेंस न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन। तो इंटेंसिटी हमको बताती है पैथोलॉजी की बुक्स कि ये बहुत सीवियर है, यानी कि इन्फ्लेमेशन बहुत सीवियर है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन है, और लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि तीनों चीज़ें हमको सिफिलिस की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। इंटेंसिटी ऑफ द इन्फ्लेमेशन बहुत सीवियर है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन है, और लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस इसके अंदर रेगुलर हो रही है, और लोकल टिश्यू का डैमेज है।
तो साइकोसिस इसमें केवल हमको पस फॉर्मेशन में दिखाई दे रही है। साइकोसिफिलिटिक प्रोग्रेसिंग सिफिलिटिक केस है, और जब इस केस को एम्स से डिस्चार्ज किया था तो ये कह के किया था कि कुछ दिन में ही ये इसकी डेथ हो जाएगी बच्चे की, कुछ दिन ही सर्वाइव कर पाएगी। तो उनके पीछे कारण यही था, वो इस मियाज़मेटिक रिएक्शन को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हैनीमैन सर ने हमको बताया कि लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट है, इतना सीवियर इम्पैक्ट है, तो लाइफ को डैमेज होने से बॉडी बचा रही है, जो वाइटल फोर्स है वो बचाने की कोशिश कर रही है। और जब तक वो उसके पास जो इंटेंस इमोशनल स्टेट है, यानी कि उसके माइंड में जो इम्पैक्ट, जो उसकी लाइफ को अफेक्ट करने वाला डिस्ट्रेसिंग इवेंट है, उसको लेकर के जब हम समझ के ट्रीटमेंट नहीं देंगे तब तक फिर वो ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग पैथोलॉजी को समझ के पेशेंट के जेनेटिक स्टेटस को और उसके जो जेनेटिक एपरेटस है वो किस तरह से अफेक्ट हो रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। All the above facts suggest that vital force which pervades the cell has its own intelligentsia. vital force हमारी हर सेल के अंदर है और उसकी एक अपनी इंटेलिजेंसिया है, जिससे कि वो पेशेंट को या उस ऑर्गेनिज्म को बचाने की कोशिश करती है, हमारी लाइफ को बचाने की कोशिश करती है। तो डिजीज़ का जो प्रोडक्शन है वो लाइफ को बचाने के लिए हो रहा है। तो सरप्राइजिंगली मैनी होम्योपैथ्स कॉल वाइटल फोर्स अनइंटेलिजेंट। कुछ होम्योपैथ्स वाइटल फोर्स को अनइंटेलिजेंट मानते हैं। उसके पीछे मैंने कई सारे होम्योपैथ से जब बात होती है तो उनका ये मानना है कि जो डिजीज़ का प्रोडक्शन है वो वाइटल फोर्स की वजह से ही हो रहा है, इसलिए वाइटल फोर्स को वो अनइंटेलिजेंट मानते हैं। लेकिन ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाइटल फोर्स डिजीज़ का प्रोडक्शन लाइफ को बचाने के लिए कर रही है, इसलिए हमारी वाइटल फोर्स बहुत इंटेलिजेंट है। It is only because of its intelligentsia that the cell and tissue recognize what is harmful to it. इस इंटेलिजेंसिया की वजह से ही हमारी सेल ये रिकॉग्नाइज कर पाती है कि हमारे लिए क्या हार्मफुल है, व्हाट बिलोंग टू द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड व्हाट डज नॉट। इन इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए क्या चीज़ जरूरी है क्या नहीं है, व्हाट प्राइमरी रेस्पॉन्स टू बी टेकन इन डिफेंस रेस्पॉन्स। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स में उसको क्या चीज़ें बचाने के लिए, लाइफ को बचाने के लिए उसको किस तरह का एक्शन लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाइटल फोर्स की इंटेलिजेंसिया के ऊपर डिपेंड करता है। As if this is not sufficient, the cell, which is the representative unit of whole man, has been sent to behave and react to different situation, taking into consideration the genetic inheritance. अगर जो सेल है बॉडी की, ह्यूमन मैन है, वो किस तरह से बिहेव और रिएक्ट कर रहा है, ये हमारे जेनेटिक इनहेरिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हम पेशेंट से बात करते हैं, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को सुनते हैं, तो उसके बिहेवियर को और उसके रिएक्शंस को समझते हैं, तो जो कि उसके जेनेटिक इनहेरिटेंस से हमको बताता है कि इसका जेनेटिक इनहेरिटेंस कैसा है। तो जेनेटिक एपरेटस विच इज एट द रूट ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट ओनली हैव इनहेरिटेड नॉलेज एंड टेंडेंसी बट ऑल्सो इन एन एवर लर्निंग प्रोसेस। जो जेनेटिक एपरेटस है हमारा, उसमें उस ऑर्गेनिज्म के इनहेरिटेड नॉलेज भी होती है। उसमें जो नॉलेज वो हम अपने ऑफ स्प्रिंग से और पेरेंट्स से लेके आते हैं वो नॉलेज भी होती है, और उसके अंदर टेंडेंसीज भी होती हैं। तो जैसे हम डिजीज़ में पढ़ते हैं कि टेंडेंसी टू इजीली कैच कोल्ड, तो ये टेंडेंसीज जेनेटिक टेंडेंसीज हैं जो जेनेटिक एपरेटस में होती है। तो बिना जेनेटिक एपरेटस को समझे ये टेंडेंसीज ठीक नहीं होती हैं। बहुत सारी जन्मजात जो बीमारियां हैं, जन्म से ही जो बीमारी है, उनके लिए भी हमको इस इनहेरिटेड नॉलेज को समझना होता है, इस टेंडेंसीज को समझना होता है। और ये एवर लर्निंग प्रोसेस है। अब लाइफ जो पैदा हो गया बच्चा, अब वो जो जिस इन्वायरमेंट में है वहाँ से भी किस चीज़ को लर्न करना है, ये भी इस जेनेटिक एपरेटस के अंदर ही है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जब केस देखेंगे तो फिर इंटरप्रेट करेंगे। अभी आप इन सब लोगों का जो स्टूडेंट्स हैं वो इनके नोट्स बना करके समझने की कोशिश करेंगे। इनहेरिटेंट ट्रेट टू एरे ऑफ इनहेरिटेंट ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स के लिए जेनेटिक एपरेटस को समझना बहुत ज़रूरी है। वो हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और किस तरह से हमारी टेंडेंसीज हैं, ये बताती हैं। 10. The cell or the organism fights physically only with the guidance from the mind of the cell. तो फिजिकल प्लेन पर जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी हम चीज़ों को देख रहे हैं, वो गाइडेंस माइंड से है, माइंड ऑफ द सेल। और माइंड ऑफ द सेल है उसका जेनेटिक एपरेटस, जिसमें उसके इनहेरिटेंट जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स हैं, और इस इन्वायरमेंट के साथ उसने क्या लर्न किया, ये सारी चीज़ें जेनेटिक एपरेटस में। तो हमको पेशेंट का जेनेटिक एपरेटस समझना बहुत ही ज़रूरी है कि उसके जेनेटिक एपरेटस में क्या चल रहा है। माइंड ऑफ द सेल। अब जेनेटिक एपरेटस से क्या चीज़ें, माइंड ऑफ द सेल इन इट्स जीन, द जीन डिसाइड द इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी कावर्ड। तो जेनेटिक ट्रेड में जो वो लेके आया है पर्सन, वो कैसा होगा, कावर्ड होगा,
करेजियस होगा, ऑडेसियस होगा, टिमिड होगा, एंग्री और एंशियस होगा, हॉटी और सर्वाइल होगा। तो ये सारे रूब्रिक्स हैं, हम लोग जब रिपर्टरी को पढ़ते हैं, कावर्डिस रूब्रिक है, करेजियस रूब्रिक है, तो ये जेनेटिक ट्रेड को बताते हैं। ऐसे रूब्रिक्स हैं जो हमारे जीन्स को बताते हैं। तो हमको इस तरह से जो मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट अगर देना है तो हमको रूब्रिक्स को भी बांटना होगा, कौन सा रूब्रिक जेनेटिक ट्रेड के किस चीज़ को बताता है। तो जब हम रिपर्टरी की थॉरो स्टडी करते हैं तो उसमें हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। Our genetic trait express themselves through emotions of fear, anxiety, love, attachments, hate, etc. अब ये जेनेटिक ट्रेड कैसे एक्सप्रेस होगा? हमारे इमोशंस के थ्रू होगा। तो इमोशंस को जब हम पेशेंट के इमोशंस को समझते हैं, जब वो हमारे साथ बात करता है तो हम उनकी इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। As we know and have already seen that world of life depend upon defense. अगर हमको सर्वाइवल करना है तो सर्वाइव करना है तो डार्विन की थ्योरी को हमको एक्सेप्ट करना होगा, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो चल रही है रेगुलर, उसको भी समझना होगा, और रेगुलरली हमको इवोल्यूशन के प्रोसेस में आना होगा। डिफेंस कैन बी फिजिकल और मेंटल, दो तरह की डिफेंस है, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल डिफेंस को अभी हम लोगों ने पहले केस में देखा कि उसके अंदर सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये फिजिकल डिफेंस है। और मेंटल लेवल पर डिफेंस को अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हैनीमैन सर ने एफोरिज्म 9 में हमको पेशेंट के जीवन को समझने के लिए और हमारे को अपने जीवन को समझने के लिए भी बातें कही हैं। तो कैसे हैनीमैन सर ने हमको बताया है, हमारा एम क्या होना चाहिए? कीप माइंड एंड बॉडी एक्सिस इन परफेक्ट कंट्रोल। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमारा जो माइंड और बॉडी का जो एक्सिस है वो परफेक्ट होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। द कंट्रोल ऑफ वेरियस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अब ये जो सिस्टम है अगर इनमें परफेक्ट कंट्रोल है तो उससे क्या होगा? हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इज टू बी केप्ट इन कंट्रोल इन वर्किंग कंडीशन एंड इन इक्विलिब्रियम, दैट ओनली देन द रीजन गिफ्टेड माइंड कैन यूज दिस मटेरियल बॉडी इवॉल्व। यानी कि अगर हमारी माइंड और बॉडी की एक्सिस परफेक्ट कंट्रोल में रहेगी तो हमारा जो रीजन गिफ्टेड माइंड है वो क्या होगा? इवॉल्व होगा एंड चेंजेस दिस बॉडी फॉर बेटर एंड बेटर सुटेड फॉर लाइफ। और जैसे जैसे हमारा वो रीजन गिफ्टेड माइंड इवॉल्व होगा, हमारी बॉडी जो है बेटर होती जाएगी हमारी लाइफ को चलाने के लिए, यानी कि हम सफरिंग फ्री होते जाएंगे। जो डिजीज़ है वो हमारी लाइफ के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अगर हमारा माइंड और बॉडी का एक्सिस परफेक्ट कंट्रोल में होगा तो हमारी बॉडी जो है वो लाइफ के लिए सूटेबल होती जाएगी, लाइफ को बहुत अच्छे से वो एंजॉय कर पाएगी। एंड द हायर पर्पज ऑफ लाइफ इज टू चेंज फ्रॉम बेटर। जो लाइफ का हायर पर्पस क्या है? चेंज फॉर बेटर, यानी कि हमको बेटर के लिए चेंज हो रहा है। एंड इवॉल्व फॉर बेटर एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस। तो हमको जब भी हम पेशेंट को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबको पीस चाहिए, लेकिन उस पीस को डिस्टरबेंस करने वाले जो कारण हैं उनको हम लोग नहीं समझते और उनसे हम लोग इवॉल्व होना नहीं चाहते, इसलिए फिर हम पीस में नहीं जा पाते हैं, पीसफुल स्टेट में। तो जो अभी हम लोगों ने इमोशंस पढ़े, लोअर इमोशंस, और लोअर इमोशंस से हमको इवॉल्व होकर के हायर इमोशंस की तरफ जाना है, तो ये हमारे को हैनीमैन सर ने हमारे लाइफ का और हमारे का पर्पस बताया कि हमको हमारा एम क्या होना चाहिए। तो दिस इज़ आवर एम। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो मियाज़्म है उस मियाज़्म की एक आउटलाइन हम लोगों ने समझने की कोशिश करी कि मियाज़्म किस तरह से ओरिजिन होता है, किस तरह से मियाज़्म को हम लोग समझने की कोशिश करें। और अगले वीडियो में हम लोग मेंटल प्लेन पर तीनों मियाज़्म के मेंटल प्लेन को समझने की कोशिश करेंगे। सोरा का मेंटल क्या होगा, साइकोसिस का मेंटल क्या होगा और सिफिलिस का मेंटल क्या होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।